समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। कविताओं की 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें मेरे हाथ में हैं। पहली किताब अनामिका की है। यह उनका नया काव्य संकलन है। 2025 में यह वाणी प्रकाशन से छपकर आया है। बहुत परिपुष्ट आकार में अनामिका की ढेरों कविताएं इसमें संकलित हैं और एक लंबी काव्य यात्रा उनकी, जिसका कि यह साक्ष्य आपे आपन पार कविता संकलन देता है। अनामिका हिंदी की यशस्वी कवि, समीक्षक, चिंतक, विमर्शकार, निबंधकार हैं और प्रेम कविताएं उनकी आपे आपन पार में संकलित हैं। लरिकाई का प्रेम से लगा करके युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वार्धक्य के प्रेम की सघन अनुभूतियों को अनामिका गुम्फित करती हैं। घनानंद से भाव साम्य उनकी कविता का कहीं होता है। जीवन का रस वे अपने कविता में निचोड़ कर प्रस्तुत करती हैं। कहीं आख्यान भी प्रस्तुत करती हैं, कहीं गली मोहल्लों की झलक वे देती हैं। घर परिवार में वे खूब रमती हैं और प्रेम की अनुभूतियों की विभिन्न छवियां वे प्रस्तुत करती हैं। प्रेम की पीड़ा है, आकांक्षा है, वेदना भी है और लोक का अध्ययन बहुत अंतरंग रूप से अनामिका की कविताओं में हम देखते हैं। उसके साथ सारा नागर जीवन और विश्व जीवन, वह भी वे विषय, उसको भी वे विषय बनाती हैं। यह लगभग 300 पृष्ठों का कविता संकलन है। 299 रुपया इसका दाम है। इसको लरिकाई को प्रेम, अनुत्तरित प्रेम, प्रेम स्मृतियों में द्वार खड़ा एक जोगी, पिया और बालक, वियोग का नया रंग, 2 शहरों की नौकरी, परदेश में गृहस्थी, प्रेम का सबुज रंग, तुमसे सहज न मन ऊब जाए, लिजेंडरी प्रेम, किंवदंतियों में प्रेम, वार्धक्य में प्रेम की झलक, प्रेम इंटरनेट पर, इतने खंडों में ये कविताएं विन्यस्त हैं और अंत में लंबा वक्तव्य है, उपरांत कथन। शीर्षक से, जिसमें अनामिका बताती हैं कि कविता प्रेम की मातृभाषा है। प्रेम को इतने अंतरंग रूप से अभिव्यक्ति कम कवि दे पाते हैं हमारे समय में, जितने अंतरंग रूप से अनामिका ने अपने काव्यों में उसको अभिव्यक्ति दी है। वे वृद्धा विरहिणी की चिट्ठी भी लिखती हैं और लरिकाई के प्रेम की तो झलक बहुत ललक के साथ वे देती हैं। स्मृतियां खूब उनकी कविताओं में गूंथी जाती हैं और स्मृतियों से बनने वाले सघन बिंब भी उनकी कविताओं में बनते हैं। पात्र आते हैं, पात्रों की लंबी चित्रित छवियां अनामिका की कविताएं प्रस्तुत करती हैं। वे फेंके गए प्रेम पत्र पर बात करती हैं, कई कई प्रेमियों की छवियां देती हैं और आधुनिक जीवन की विसंगतियों के बीच प्रेम, चाहे वह इंटरनेट पर हो रहा हो या परदेश में गृहस्थी कहीं बस रही हो उसमें हो रहा हो। गृह लक्ष्मी शीर्षक से 11 कविताएं उनकी हैं और जो गृह लक्ष्मी
की नाना छवियां हैं, वेदनाएं हैं, संघर्ष हैं, उनको भी अनामिका प्रस्तुत करती हैं। वे नायिका भेद के पैमाने मानदंड कितने बदल गए हैं, इस पर बात करती हैं। गगन में गैब निशान, इस शीर्षक से कविता है और बहुत गहरी बात एक बिंब के द्वारा अनामिका इसमें कहती हैं। स्कूल के ही पिछवाड़े तो आज तक खड़ी हूं, पर इमारत धसक गई है, दरवाजे टूट गए हैं, हाहाकार बहती है उससे पुरवैया, लाल दुपट्टा वह गले में पड़ा उड़ा जा रहा है, गैब निशानी सा, गगन में गैब निशान, उरे की लय में। आज तलक हिम्मत नहीं होती सुबह सुबह अखबार पढ़ने की, हर फेक एनकाउंटर में मारा जाता है वही, और पसर जाती है चित्त पर एक विकल वैधव्य की सी सफ़ेदी। ये स्मृतियाँ, कई बिंब और उनके द्वारा विडंबनाओं का बोध, यह अनुत्तरित प्रेम में भी है। दियाबाती की घड़ी पर बात करती हैं इसी क्रम में, और विरल बिंब विधान अनामिका की कविताओं में मिलते हैं। बचपन की स्मृतियों से गूथे हुए, गांव गिराव की स्मृतियों से गूथे हुए, देश परदेश की यादों से गूथे हुए। दियाबाती की घड़ी में वे कहती हैं, कभी कभी दियाबाती की घड़ी पुहु पुक में आटा चक्की की, लगता है कि वो ही चिड़िया मुझको फिर से पुकार रही है, जोई सोई कुछ गाती हुई। आज तलक मेरे डेने थकते हैं, आज तलक जब मेरे डेने थकते हैं और दुनिया लगने लगती है भारी, उन पंखों के रोए ही मुझ में एक नया स्पंदन भरते हैं, भर जाती है मेरी छाती बेतिया के खूब पके हुए उन्हीं सुनहरे जर्दा आमों की मादक गमक से। यही एक बात मुझे ठीक पता थी, उसकी ममेरी बहन ने बताई थी, वह इन आमों का दीवाना था। एक बार उसने अपनी बहन से कहा था, माँ ने जो भेजी है झांपी आमों की, उसमें से कुछ आम तू क्यों नहीं गुलमोहर के पेड़ वाले घर में भी दे आती, कोई वहाँ तेरे स्कूल भी तो आती, कोई वहाँ से तेरे स्कूल भी तो आती है, क्या वह तेरी अच्छी साथी है। ये रोमांच भी है प्रेम का इन कविताओं में। नदी की गीली आंखें, यह चित्रा सिंह की कविताओं का नया संकलन है। यह भी वाणी प्रकाशन से ही छपा है और 2025 में यह भी छपा है। अपेक्षाकृत इतना दीर्घ कलेवर नहीं है, 295 रुपया इसका दाम है और लगभग 100 पेज की यह किताब है। चित्रा सिंह बताती हैं कि कविता असल में हमारे अनुभवों का आदान प्रदान है। समझ विकसित होने से लेकर अब तक की जितनी बातें मैंने खुद से की और वे बातें प्रकृति से भी सारी कविताओं के रूप में यहाँ दर्ज हैं। या यूं कहूँ कि मेरे और प्रकृति के बीच निरंतर चल रहे संवाद का सेतु ये कविताएं हैं। प्रकृति चित्रा सिंह की कविताओं में आती है, प्रकृति की नाना छवियां उनकी कविताओं में आती हैं। चांद की आत्मा, लैंप पोस्ट, हंसी की भाषा में, सांसों के आईने में, और यह दिन भी छाँव को चाहिए, हरी धूप कभी कभार, सिंदूरी शाम का चेहरा, नदी का मन, काठ के पाँव, धरती की गोद भराई, पृथ्वी के सीने पर, मौसम के हवाले धरती, बिछड़ी हुई सांझ, नदी की प्यास, किनारे की मिट्टी, हंसी के पंख। इन शीर्षकों से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बिंब और कितनी छवियां प्रकृति की, निसर्ग की उनकी कविताओं में उभरती हैं। चांद की आत्मा में वे लिखती हैं, रात जब सो रही हो गहरी नींद की गोद में, तारों से छिपा कर चांद की आत्मा कर आती है
कर जाती है प्रवेश नदी की देह में। सतह पर बैठ पहरा देता है जल, उन मिलन के क्षणों का। सूर्य देता है अर्घ्य किरणों से, पवित्र नदी का ध्यान भंग करने उनके द्वारा की गई सामूहिक प्रार्थनाओं का सच केवल सुबह को पता होता है। ये बहुत खूबसूरत कविताएं हैं जो कहीं कालिदास के मेघदूत की छवियां भी बहुत परोक्ष रूप में प्रस्तुत करती हैं। कहीं वेदों में जो पर्जन्य मेघ, इंद्र, इनके बिंब हैं उनको भी प्रस्तुत करती हैं। चित्रा सिंह लैंप पोस्ट की रोशनी की बात अपनी कविताओं में करती हैं। हंसी की भाषा उसको अपनी कविताओं में प्रस्तुत करती हैं। सांसों के आईने उनकी कविताओं में झलकते हैं। दुख के भीतर किसी आखिरी तह में जा छिपा है, बाहर है सब कुछ शांत और स्थिर। पृथ्वी की हलचल से संचालित धड़कनें, सांसों के आईने में झूठ मूठ का स्पंदन। आत्मा मुक्त हो जा मिली है पंच तत्वों से, देह मात्र अब एक पार्थिव शरीर है। ये आत्मा का पंच तत्वों में विलीन होने का बोध उसको कविता में वे प्रस्तुत करती हैं। धरती की गोद भराई की वे बात करती हैं और बिछड़ी हुई सांझ का बिंब वे अपनी कविता में प्रस्तुत करती हैं। छोटी छोटी कविताएं हैं और बहुत सार्थक भावपूर्ण बिंब उन कविताओं में प्रस्तुत किए गए हैं। अमूर्त बिंब बहुत सारे हैं। खामोशी का घूंट चित्रा सिंह कविता में प्रस्तुत करती हैं। आकाश को अपना प्रेमी वे बना लेती हैं। वे वे सूनी पटरियों पर लिखती हैं और धूप के मखमली कोने को तलाशती हैं। भाषा बहुत सुघड़ और उनकी अपनी निजी भाषा उनकी कविताओं में है। एक और महिला कवि हैं जो हमारे समय की नई कवियों में महत्वपूर्ण है, अनामिका अनु। उनका नया कविता संकलन यह है, मैं दीवारों पर खिड़कियां लिख रही हूं। यह भी वाणी प्रकाशन से ही छपा है और हाल में ही छपा है 2025 में, और 225 रुपया इसका दाम है। आकार में 100 पेज के लगभग यह किताब है। अनामिका अनु मुजफ्फरपुर में उनका जन्म हुआ। केरल में इस समय वे रहती हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, राजस्थान पत्रिका का वार्षिक सृजनात्मक पुरस्कार, रजा फेलोशिप, महेश अंजुम युवा कविता सम्मान, प्रतिभा सम्मान आदि वे प्राप्त कर चुकी हैं। इंजी करी उनका कविता संग्रह पहले प्रकाशित हुआ है। कहानी संग्रह भी उनका बहुत चर्चित हुआ है, बहुत सराहा गया है। इसके पहले जो प्रकाशित हुआ है अनुवाद उन्होंने किए हैं, जीवनियाँ उन्होंने लिखी हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जीवनी उनकी महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं का अनुवाद पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, मराठी, नेपाली, उड़िया, गुजराती, असमिया, अंग्रेजी, कन्नड़, बांग्ला इन भाषाओं में हो चुका है और विज्ञान की वे छात्रा रही हैं। अनामिका की कविताओं में जिस तरह से प्रेम विषय बनाया गया है, उस तरह से बहुत बारीक कविताएं प्रेम की अनामिका अनु के इस कविता संग्रह में हैं। वे विरह प्रेम से टपका सुख है ऐसा मानती हैं और प्रेम में सब कुछ भूलने की, प्रेम में अनुपस्थिति की, प्रेम में आवाज की अनुभूतियों पर बात करती हैं। दीवारों पर खिड़कियां लिखने की बात वे करती हैं। पानी पीकर माटी धीरे धीरे रभाती है उनकी कविता में, और एक अच्छी कविता उम्मीद से उनकी कविता में झलक देती है। कुल 5 खंडों में यह काव्य संकलन है और
महामारी में बंद स्कूल की बात इसमें अनामिका अनु करती हैं। राधा कृष्णन पर व्यक्ति चित्र और आख्यान प्रस्तुत वे करती हैं। राधा कृष्णन 58 साल का है। गैस के सिलेंडर को कंधे पर लाद कर आता है और धीरे से रखता है रसोई की फर्श पर। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और थकी थकी सी हैं। 2 इडली और थोड़ी सी चम्मंदी खाकर कभी कभी बस यूं ही चमकती हैं। उसके बाल और दाढ़ी पके हुए हैं। वह पसीने से तरबतर रहता है। वह राख सा आदमी आग हो जाने का सामान बांटता है। पीला पड़ चुका राधा कृष्णन हर रोज लाल सिलेंडर बांटता है। वह आ जाता है महीने 2 महीने में एक बार। ईंधन का खत्म होना, उसका धूप में पकना एक साथ होता है। उसकी लाल कमीज का रंग फीका हो गया है। सिलेंडर का अब भी टुह टुह लाल है। ये जो रंगों के बिंब हैं और जो समानांतरताएं, द्वंद्वात्मकताएं अनामिका अनुप्रस्तुत करती हैं, वे विरल काव्यानुभूति उनकी कविता में देती हैं। चौथा काव्य संकलन सदानंद शाही का है। सदानंद शाही प्रतिष्ठित कवि, समीक्षक और संपादक हैं हमारे समय के। साखी नाम से पत्रिका का कई दशकों से वे संपादन करते आ रहे हैं। वे साउथ इंडिया इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग जर्मनी में विजिटिंग फेलो रहे हैं। फ्रांस, इटली, अमेरिका, मॉरिशस, सिंगापुर की अकादमिक यात्राएं उन्होंने की हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे अध्यापन कर रहे हैं। असीम कुछ भी नहीं, सुख एक बासी चीज है, माटी पानी, ये उनके कविता संग्रह हैं। मेरे राम का रंग मजीठ है, बेगमपुर की कविता उनका काव्यांतरण है। और समीक्षा की बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। मुक्तिबोध पर उन्होंने लिखा है, हरिओध की रचनावली उन्होंने संपादित की है, दलित साहित्य पर उनकी पुस्तक है, और एक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है। अपभ्रंश के मुक्तक और हिंदी काव्य पर उनकी पुस्तक है। वे प्रेमचंद साहित्य संस्थान के निदेशक भी हैं और बुद्ध और धरती पर कविता शीर्षक से एक लंबी नियमित श्रृंखला उन्होंने आयोजित की है, जो महत्वपूर्ण आयोजन है, सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन है हमारे समय का। इस पर ब्लर्ब के लिए बहुत ही अच्छा उदय प्रकाश ने लिखा है और वे कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे समय में जब कविता अब इसके आगे क्या जैसे प्रश्न के साथ दुविधा ग्रस्त बिंदु तक पहुंचकर दिग्भ्रांत खड़ी है, सदानंद शाही का यह संग्रह आने वाली भिन्न वैचारिक विन्यास की संभावित दिशाओं, दरवाजों की कविताओं का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। जैसे तर्जनी किन्हीं दिशाओं की ओर इशारा कर रही हो। यह संकेत सदानंद शाही की कविताएं करती हैं। वे दिशाएं खोजती हैं और आधुनिक जीवन के अनुभवों के साथ वे कहीं मझली मामी की याद करते हैं। गिद्ध कविता इस संग्रह की बहुत ही पैनी है और चुभन उसकी महसूस की जा सकती है टीस के साथ। एक दिन अचानक हमें छोड़कर जाने किस दुनिया में चले गए गिद्ध, किसी ने उन्हें सामान बांधते नहीं देखा और नहीं वे झुंड के झुंड स्टेशन की ओर जाते देखे गए। मरे हुए पशुओं की लाशों को जस का तस खेतों में छोड़ अचानक वे चलते बने। इस तरह हमें छोड़कर कहाँ गए होंगे वे? क्या अपने आदिम पुरखों की तरह उन्होंने फिर से लगा ली सूरज को छूने की होड़? क्या सूरज के ताप से जल गए उनके पंख? क्या वे फिर किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जा बैठे हैं पंखहीन? क्या वे देख रहे होंगे पीछे छोड़कर आई दुनिया को? क्या वे सोचते होंगे बेचारे आदमियों के बारे में, आखिरकार क्यों चले गए वे इस तरह चुपचाप हमारी दुनिया छोड़कर? ये बहुत बड़ा व्रत ये कविता प्रस्तुत करती है। दिक्काल के कई वलय यह कविता प्रस्तुत करती है।
यह वैदिक काल से लगाकर रामायण में जो गिद्ध हैं उनसे लगाकर हमारे समय की विडंबनाएं, उनका एक प्रतीक जो गिद्ध हैं, जो कि अंतिम आस की तरह अभी तक थे और अभी छोड़कर चले गए हैं, और उनका चला जाना कितनी बड़ी रिक्तता छोड़ गया है। ये सभ्यता की, हमारी सभ्यता का खोखलापन है, उसका एहसास ये कविता देती है। सदानंद शाही परिवार पर लिखते हैं, घर परिवार के सदस्यों पर लिखते हैं, मजली मामी पर बात करते हैं, तुलसी बाबा पर बहुत अंतरंग उनकी कविता है। बुद्ध से लगाकर तुलसी तक उनकी कविता यात्रा करती है। वे अपनी कविताओं को स्मरण करते हैं, अपने मित्रों को स्मरण करते हैं। वाल्मीकि की बेटियां शीर्षक से कविता वे लिखते हैं। वाल्मीकि की बेटियां लौटकर राजधानी नहीं आती, राजा से दया की भीख नहीं मांगती, सिंहासन की आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं। वाल्मीकि की बेटियां वन में रह जाती हैं, कुश पर सोती हैं, कांटे पर चलती हैं, आग में जल जाती हैं, पानी में डूब जाती हैं, धरती में समा जाती हैं। वाल्मीकि की बेटियां सच से समझौता नहीं करती। वाल्मीकि की बेटियां वे धरती में समा जाती हैं, बहुत देर तक हिलती रहती है धरती। ये बहुत सारे जो अनुभव जिस भाषा में सदानंद शाही बयान करते हैं वे दहला देते हैं। और दीपक अलंकार का प्रयोग बहुत बढ़िया किया गया है। एक कारक से कई क्रियाएं गूंथ कर जो कविता बनती है वो उसके अनोखे कवि सदानंद शाही हैं। वे अपनी जीवन यात्रा को टोहते हैं। वे बनारस के कवि केदारनाथ सिंह के लिए खूब लिखते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। कवियों की जिम्मेदारी पर वे बात करते हैं। संग तराश उनका कुल मिलाकर के बहुत ही पठनीय कविता संग्रह है। आखिरी किताब जो मेरे हाथ में है, कैकेयी अब बोलती, ये खंड काव्य है, राजा अवस्थी का है। राजा अवस्थी लंबी उनकी साहित्य यात्रा है। बहुत समय से, कई दशकों से वे साहित्य रचना करते आ रहे हैं। लिटिल बर्ड पब्लिकेशंस से किताब छपी है 2026 में, इसी साल ये छपकर आई है। 200 रुपया इसका मूल्य है। और छंद में पूरी कविता खंड काव्य जैसा इन्होंने जो लिखा है, दोहा छंद है और दोहे अच्छे हैं। कैकेयी को केंद्र में रख कर के पूरा यह खंड काव्य है और स्त्री के जीवन को विषय राजा अवस्थी बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण से वे प्रेरित हुए हैं। एक मासूम सी युवती है जो बहुत बहादुर भी है, कैकेयी वाल्मीकि रामायण में, जो अपने बहुत घायल पति को उठा करके लाती है युद्ध से। वो कैकेयी नहीं है जो उंगली पिरो देती है पहिए में। लड़की है लेकिन बहुत बहादुर भी है और उतनी ही भोली भी है। और उसके मन में जब संदेह के अंकुर फूटते हैं कि भरत को क्यों भेज दिया गया था ऐसे समय में, यह बात मैथिली शरण गुप्त साकेत में भी उठाते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ही चुभने वाले ढंग से उठाई गई है। बार राम स्वयं स्वीकार करते हैं कि ऐसा हो गया था और हमारे पिता ने तो वचन दिया था कि हमारी सबसे छोटी माँ की संतान ही राजा होगी। वे लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, ये सारी विडंबना है राज परिवारों की, दशरथ के जीवन की विडंबनाएं, राजकुल की विडंबनाएं, उनके संदर्भ में एक अच्छा काव्य है और स्त्री के जीवन को प्रस्तुत करता है। दोहे इसके सधे हुए हैं। राम तपस्वी से यहाँ मैं तो राम तपस्वी से यहाँ तो मैं नंदी ग्राम, वापस बनकर ही रहूं जब तक लौटे राम। धन्य धन्य सबने कहा रहा राम का राज, भरत दास बन सेवते राम राज के काज। यह कविता रामायण को जिस तरह से प्रस्तुत करती है, रावण का विश्वास क्या, युवा सुंदरी सिया, रुक पाया होगा नहीं, देख नारी कमनीया। यह अब स्वतंत्र तुम पूर्णतः करो कहीं भी वास, भरत विभीषण लखन या और किसी के पास। ये वाल्मीकि के जो बहुत ही, वाल्मीकि के रामायण में जो राम के बहुत पहने हृदय को छलनी कर देने वाले कथन है सीता के लिए,
उनको साहस के साथ दोहों में गूंथ दिया है और प्रश्न इसलिए उठाया है, ठीक ही उठाया है। लेकर तो तुम आ गए साथ सिया रघुनाथ, लेकिन क्या फिर पा सकी सच सीता वह साथ। लंका में संत्रास था किंतु रहा विश्वास, चाहे भ्रम साबित हुआ किंतु प्रेम था पास। जीवित ही रहती कहाँ होता जो यह भान, बचा राम के हृदय में सीका ऐसा मान। यह स्त्रियों को केंद्रित रख कर के जो कथन है दोहों में, ये साहस के साथ कहे गए हैं और संयम के साथ भी कहे गए हैं, क्योंकि दोहे का छंद जो है वो बड़ा संयत भी बनाता है। और यह एक राम के वनवास से लगा करके और राम राज्याभिषेक तक रामायण का पूरा प्रसंग भी इसमें गूंथ दिया गया है। लेकिन वेदना के, विडंबना के, सघन गहन अनुभूतियों के क्षण इसमें खूब आते हैं। सबने ही कितना कहा लौट चलो अब राम, रघुनंदन राजा बनो करो अवध सुखधाम। पिता गए जो सौंप कर पूरा हो वह काम, तब तो तभी लौटेंगे अवध दृढ़ प्रतिज्ञ थे राम। इस तरह से मैं निराश हतभागिनी किम कर्तव्य विमूढ़, अनुभूझा सब हो गया बुद्धिमती अब मूढ़। अब अनुगामिनी पुत्र की बनी न किया विचार, जर्जर छिद्रित नाव है टूट गई पतवार। सब डूबे उल्लास में राम मिलन की आस, कैकेयी नत सिर लिए हारी थकी हताश। लौट चलो वापस अवध पुर को करो सनाथ, प्राणहीन सा अवध है कृपा करो रघुनाथ। कैकेयी के हृदय का हाहाकार जिस तरह से प्रस्तुत किया है, और एक जरा सी चूक किस तरह से आग लगा देती है पूरे राज परिवार में कि बहुत कुछ झुलसता है, उसकी भी एक कथा बनती है। इन शब्दों के साथ पांचों किताबें अच्छी हैं और खूब किताबें छप रही हैं, खूब आ रही हैं। मेरी तो अपनी सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।